अभी आप सुनने जा रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी। चलिए शुरू करते हैं शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बंधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी है, पोबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वह रोटियां ना खाकर अफीम लेकर खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है। यह दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता ना थी। घर में बैठे चकोतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या, प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलिए आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विविश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है जी, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है, बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहिबा को भी इससे इतना द्वेष था कि अक्सर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से ही मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाएं चाहे कुत्ते खाएं या खुद खाएं। पर रूबरू वह कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब के ही सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा। उन्होंने लोंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला लाओ, किसी हकीम के यहाँ से जाएं और दवा ले आएं। दौड़, जल्दी कर। लोंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लोंडी से कहा, जाकर कहिए अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब को मात हुए जाती थी। झुंझलाकर बोले, जरा सब्र नहीं होता इस बेगम साहिबा को। मीर, अरे तो जाकर सुनाइए ना,
औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात जो हो रही है। मीर, जनाब इस भरोसे ना रहिएगा, वह चाल सोचिए आपके मोरे धरे रह जाएंगे और मात हो जाए। पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात करके ही जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्ज़ा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सरदर्द वर्दर्द कुछ नहीं है, बेकार मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उसकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लो। मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुनना आएंगे मैं मोहरों में हाथ ही ना लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कर्राते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए, पर उठने का नाम नहीं लेते। मिर्ज़ा, क्या कहूँ बेगम, मिर्ज़ा साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निकट्टू हैं वैसा ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला। मिर्ज़ा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं उम्र में, दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं दुत्कारे देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे तो हो जाएं। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर हरिया, कहाँ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो मैं जानूँ। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई और दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखो जो उधर जाओ। लेकिन बेगम एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव से बंध गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 1-2 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की खनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब कर दिया, अब अगर मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, और आप इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चुल्ले चक्की की फिक्र में सर खपाऊँ। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी कोई कसर बाकी है। मिर्ज़ा साहब घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंच गए। और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है तुम्हारी बेगम, मगर आपने उन्हें यूं ही सर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा भी ना छोड़े। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई।
दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे कुछ मतलब ना था। अब आठों पहर की धौंस हो गई। पान लगाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जाकर कहते, हजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल हुआ जो सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। हजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर ये खेल मनहूस है। इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं। क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने ज़माने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है। यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह वेश्याओं में और विलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमाली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी उठकर अपने घर चले जाते। मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सर पर आ गई। यह तलबी किस लिए हुई है। अब खैरियत नजर नहीं आती। घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। नौकर से बोला, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है। नौकर, मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा। हजूर को बुलाओ, शायद फौज के लिए सिपाही मांगे गए हैं। मोर्चे पर जाना पड़ेगा, जाओ जाकर बुला कर लाओ। नौकर, अच्छा तो आप अभी जाइए, हजूर आएंगे तो बता दूंगा। सवार, कहने की कोई बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे जाएंगे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमाएंगे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप ही लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर में ना रहेंगे।
दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद किसी नवाब ने बनवाया था। रास्ते में तमाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी परवाह न थी। वे घर से आते तो गलियों से होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, आप किश्त बचाइए, यह किश्त। मीर, ज़रा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्ज़ा, जनाब ये चकमे किसी और को दीजिएगा, लो किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लो ये किश्त, बस अब की शहर में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने को कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़र बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट। एक बूंद भी खून का नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून खराबे के बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवतागण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश और नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को कैद कर लिया है। अच्छा, यह लीजिए शह। जनाब ज़रा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। हाँ, रो तो रहे होंगे। यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा। यह किश्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर,
हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले आप बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात। बादशाह को लिए हुए सेना सामने निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हुए जाते थे। शाम हो चुकी थी। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुन सुन कर झुंझुलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे, पर जो जो बाजी कमज़ोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझुलाने लगे, जनाब आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या, एक चाल चलें और फिर उसे बदल दिया? जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए। ये आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगें उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उसी घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा, आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटता देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से नहीं होती। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, ना यह दबता था ना वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, वे तो हमेशा से घास छीला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागीरें मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा, अजी जाइए भी, गाजिउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगवाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। मिर्ज़ा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बात न कर। मीर, ज़बान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल ली। है हौसला? मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो ही जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे कौन दबने वाला है? आ जाइए। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवारें पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर नहीं थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था।
दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूषित मीनारें इन लाशों को देखती और सर धुनती थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरा नाम है मनोज भाटिया। आते रहिएगा। लाइफ झरोके पर कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।